Hello everyone, welcome to my channel. I am Satabdi. Today I am going to teach you the third chapter of the Wren and Martin, the phrase and the clause. देखो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे इंग्लिश या कोई भी लैंग्वेज हो, बोलने के लिए लिखने के लिए वी शुड नो हाउ टू मेक ए सेंटेंस करेक्टली, हाउ टू यूज़ द वर्ड्स, कि मतलब कौन सा वर्ड पहले आना है, कौन सा वर्ड बाद आना चाहिए, सो दैट कि इसका कोई मीनिंग निकले, अगर इससे बात कर रहे हैं उनको समझ में आए हम लोग क्या बात कर रहे हैं, राइट। और ये जो आज का जो टॉपिक है ना, ये इसी का ही पार्ट है। सो माय डियर स्टूडेंट, इट्स ए इम्पोर्टेंट टॉपिक, लिसन इट प्रॉपरली। सो लेट्स स्टार्ट। देखो फ्रेज, फ्रेज को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? वाक्यांश, मतलब वाक्य का एक अंश, मतलब एक सेंटेंस का एक पार्ट बोला जाता है। इफ़ यू कम टू द क्लॉज, उसको बोलते हैं उपवाक्य, और सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग? वाक्य, राइट। जैसे स्कूल में नहीं होते हैं प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य, उप प्रधानाचार्य। व्हेन प्रिंसिपल इज एब्सेंट, द वाइस प्रिंसिपल विल टेक द चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल। तो ये जो है ना, उसी का कॉन्सेप्ट ही है समहाउ। अच्छा, लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। फ्रेज में हम लोग क्या बोलते हैं? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूनिट। इसका मतलब ये है, अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब नहीं होगा, अगर वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं होगा, एक ही होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। अगर दोनों साथ में है, दैट विल कम अंडर द क्लॉज विथ सब्जेक्ट प्लस वर्ब यूनिट। रिमेंबर, देखो क्या होता है हम लोग का सब्जेक्ट और वर्ब में, ये रिमेंबर करिए, हमेशा एक आना चाहिए और इसमें दोनों साथ में आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन द ईस्ट, देखो ईस्ट में हम लोग क्या है, और ये चीज़ दोनों में मीनिंग समझ में आता है हम लोग को, ऐसा नहीं कि किस में कम मीनिंग, दोनों में कम मीनिंग समझ में आना चाहिए। बट इट इज़ नॉट गिविंग ए कंप्लीट सेंस इन केस ऑफ फ्रेज, इट इज़ गिविंग है कंप्लीट सेंस। कंप्लीट सेंस हर जगह नहीं होता, इसलिए हम नोटिस मतलब ये नोट डाउन नहीं किए हैं। बट इट इज़ नॉट गिविंग ए कंप्लीट सेंस, हाँ सेंस देता है बट नॉट गिविंग ए कंप्लीट सेंस। फॉर एग्जाम्पल इन द ईस्ट, देखो हम लोग को ये दिमाग में तो आ रहा है ना कि पूरब की तरफ, बट पूरब तो है क्या? कोई खड़ा है या किसका घर है, नहीं पता चल रहा है। बट ये समझ में तो आ रहा है ना कि इन द ईस्ट कुछ है, राइट। इवन यू आर हैविंग 3 नंबर ऑफ वर्ड्स, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी सेटिस्फाई किया, कोई सेंस भी दे रहा है, प्लस इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, तो इट विल कम अंडर द फ्रेज। बट अगर हम ऐसे लिखेंगे द सन राइजेस इन द ईस्ट, हम लोग क्या था, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इट विल कम अंडर द क्लॉज। अगर दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वाच वाचिंग, ये सिंपली एक वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है इसमें, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई करे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होना चाहिए, वर्ब है तो सब्जेक्ट नहीं, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इवन मीनिंग भी दे रहा है, तो इट विल कम अंडर द फ्रेज। इफ यू गो फॉर दिस एग्जाम्पल, आई वॉज वॉचिंग माई फेवरेट शो, राइट। देखो इसमें सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, दोनों है, अगर दोनों आते हैं दैट इट विल कम अंडर द क्लॉज। और एक चीज़, बहुत सारे का बच्चों का डाउट ये होता है कि ठीक है फ्रेज एंड क्लॉज में डाउट क्लियर हो जाता है, बट मेनी ऑफ यू हैविंग डाउट दैट व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सेंटेंस एंड क्लॉज। लेट्स स्टार्ट दैट वन, व्हाट द डिफरेंस सेंटेंस, क्लॉज एंड द फ्रेज। बिफोर दैट टेक द स्नैपशॉट ऑफ इट। कोई भी लैंग्वेज को सीखने के लिए हम लोग पहले क्या सीखते हैं? लेटर्स सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं 3-4 लेटर ले ली, HRSTI, लेट, उसको मैं लेट कंबाइन कर दी, जैसे लिखा वैसे ही कंबाइन कर दे, HRSTI। इसका कोई मीनिंग निकला, कोई सेंस निकला? नो। बट अगर मैं इसको पहले एस ले आऊँ, फिर H, फिर I, देन R, देन T, एक सेंस दे रहा है, मीनिंग दे रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वर्ड, ठीक है। फिर लेट हम लोग 2-4 वर्ड्स ले लिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ले लिए, क्या? शर्ट, ग्रीन, ए, देखो 3 नंबर ऑफ वर्ड्स इज देयर, बट ये भी कोई मीनिंग दे रहा है? नहीं। बट अगर हम उसको ऐसा लिख दिए, ए ग्रीन शर्ट, तो ये भी एक मीनिंग दे रहा है। और ये देखिए इसको हम लोग बोलेंगे फ्रेज, क्योंकि देखिए इसमें हम लोग का वर्ब नहीं है, ओनली सब्जेक्ट पार्ट इज देयर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? फ्रेज। देखो वर्ड से आ गया हम लोग का फ्रेज। अगर इसको हम एक सेंटेंस बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट आई एम राइटिंग, आई एम वेयरिंग ए ग्रीन शर्ट, राइट।
आई एम वेयरिंग ए ग्रीन शर्ट। देखो स्टार्टिंग क्या है हम लोग का, इधर कैपिटल से स्टार्टिंग हुआ है, फुल स्टॉप भी है, तो ये एक सिंगल सेंटेंस है। इसमें देखिए ग्रीन शर्ट जो है ये एक फ्रेज है, राइट। बट और एक चीज जो बाकी जो बच गया, आई एम वेयरिंग ए ग्रीन शर्ट जो होगा, देखिए इसमें सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो इसको हम लोग क्लॉज भी बोलेंगे। रिमेंबर, एक सिंपल सेंटेंस को हम लोग क्लॉज भी बोलते हैं, मतलब सिंगल सेंटेंस भी क्लॉज बोला जाता है। बट अगर हम लोग ऐसे लिख दें कुछ एक्सटेंशन करके, आई एम वेयरिंग ए ग्रीन शर्ट एंड शी इज वेयरिंग ए वाइट शर्ट। देखिए अभी क्या हुआ, ए वाइट शर्ट एक फ्रेज आ गया, सेकेंड फ्रेज आ गया, और एंड को छोड़ दीजिए, एंड को छोड़ के जो बिफोर जो यूनिट है, आई एम वेयरिंग ए ग्रीन शर्ट जो है, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसको हम लोग एक क्लॉज बोलेंगे। आफ्टर द एंड शी इज वेयरिंग ए वाइट शर्ट, देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, ये भी एक क्लॉज है, मतलब अभी सेंटेंस अभी भी एक है, स्टार्टिंग वहाँ हुआ एंड यहाँ सेंटेंस अभी भी एक है, बट वी आर हैविंग टू क्लॉजेस। सो रिमेंबर, एक क्लॉज से एक सेंटेंस भी होता है, टू क्लॉज से भी वन सेंटेंस होता है। तो डोंट गेट कंफ्यूज कि सेंटेंस और क्लॉज में क्या डिफरेंस है। ये क्लॉज है एंड ये टोटल लीजिए सेंटेंस। अगर आप चाहते हैं कि की पॉइंट करके लिख दीजिए, एक सिंपल सेंटेंस, एक सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लॉज, राइट। इसको आप अगर चाहते हैं लिखना चाहिए लिख लीजिए, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू राइट इट डाउन। क्लॉज इज ऑफ टू टाइप्स, एक है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक है डिपेंडेंट क्लॉज। इंडिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग मेन क्लॉज भी बोलते हैं, और डिपेंडेंट क्लॉज को हम लोग सब ऑर्डिनेट क्लॉज भी बोलते हैं। डिपेंडेंट क्लॉज अगेन डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, क्या क्या है, नाउन क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज एंड रिलेटिव क्लॉज। रिलेटिव क्लॉज को हम लोग एडजेक्टिव क्लॉज भी हम लोग बोलते हैं। कम टू द डिफरेंस बिटवीन द इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। देखो मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, उससे आपको बेटर समझ में आएगा। अगर मैं ये बोलूँ कि मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ, सेंटेंस कंप्लीट है, ऐसा नहीं लगा कुछ मिसिंग यहाँ नहीं है, पूरा प्रॉपरली सेंटेंस यहाँ पर कंप्लीट है। अगर मैं ये बोलूँ द स्काई इज ब्लू, ये भी सेंटेंस कंप्लीट है, राइट। अगर मैं ये बोलूँ इसमें कि इसीलिए मैं बाहर नहीं जा पा रहा हूँ, तो ये लग नहीं रहा समथिंग इज मिसिंग इन अ सेंटेंस। अगर मैं कंप्लीट करना चाहूँगी तो मुझे ये बोलना पड़ेगा कि बाहर बारिश हो रही है इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ। तो जब मैं ये वर्ड यूज़ करती हूँ ना, इसलिए मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो दैट इंडिकेट्स कि समथिंग इज मिसिंग, इट विल कम अंडर द डिपेंडेंट क्लॉज। अगर ये भी बोल सकते क्योंकि मैं जल्दी जल्दी खाना खा लिया, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी खाना खा लिया, दैट मीन्स समथिंग इज मिसिंग। पर अगर मैं ये बोलूँ कि मुझे बहुत भूख लगी थी इसलिए मैं जल्दी जल्दी खाना खा लिया, दैट सेकेंड पार्ट कि क्योंकि मैं जल्दी जल्दी खाना खा लिया, ये नोटिफाई कर रहा है कि समथिंग इज मिसिंग इन ए सेंटेंस। दैट समथिंग मिसिंग जहाँ हम लोग लगता है दैट विल कम अंडर द डिपेंडेंट क्लॉज। जहाँ हम लोग को लगता है कि पूरा सेंटेंस कंप्लीट है, कोई भी मिसिंग पार्ट नहीं है, कंप्लीट थॉट दे रहा है, दैट विल कम अंडर द इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखिए क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट देता है। कांट सेंस, कैन सेंस बाय इटसेल्फ, मतलब वो अपना सेंस पूरा डिसाइड हो जाता है, मतलब अपना सेंस पूरा ही देता है। बट कम हियर इन डिपेंडेंट क्लॉज, कांट स्टैंड एलोन, उसको हमेशा एक सहारा की जरूरत होता है, सो इट विल कांट स्टैंड एलोन। सेकेंड वन इज डजंट मेक ए सेंस बाय इटसेल्फ, जैसे मैं बताई ये सेंस कंप्लीट सेंस नहीं देता है, वो कहीं ना कहीं डिपेंड करता है एक दूसरा यूनिट के ऊपर टू गिव ए कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग। तो देखिए हमेशा याद रखिए डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंड्स अपॉन द इंडिपेंडेंट क्लॉज टू गिव ए कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मीनिंग। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, अगर आप सक्सीड करना चाहते हैं तो ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर मैं ये बोलूँ इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ यू मस्ट हैव टू वर्क हार्ड, तो ये कंप्लीट होता है। तो ये जो पार्ट हो गया ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। इवन सेकेंड एग्जाम्पल, व्हेन आई गो टू माई ओल्ड स्कूल, ये भी लग नहीं रहा है समथिंग इज मिसिंग। अगर मिसिंग पार्ट है तो हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। जैसे यहाँ पर आई एम टीचिंग यू, ये कंप्लीट है कम अंडर द इंडिपेंडेंट क्लॉज।
और कम टू सेकेंड एग्जाम्पल, आई लाइक टी एंड सी लाइक्स कॉफ़ी। देखिए इसमें आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, ये कंप्लीट है। सी लाइक्स कॉफ़ी, ये भी कंप्लीट है। इसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है, रिमेंबर करें वन थिंग, हमेशा इसको एक्सक्लूड करके हम लोग आगे जो लाइन है या पीछे जो भी सेंटेंस है उसको हम लोग लेते हैं। मतलब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में ऑलवेज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ही आता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बाकी सब में हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज का यूज होता है। रिमेंबर दिस वन। ओके, ऐसे भी मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये पढ़ाऊंगी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है। बट फॉर दिस चैप्टर आई एम जस्ट टेलिंग यू, रिमेंबर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऑलवेज एक्सक्लूड करके हम लोग सेंटेंस में काउंट करते हैं। मैं बताइए डिपेंडेंट क्लॉज में हम लोग कैसे बोले, इसलिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, मतलब हम लोग को पहले एक सेंटेंस का मीनिंग समझ में आएगा, देन हम लोग एनालाइज कर पाएंगे कि कौन सा डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। और एक वे भी है डिपेंडेंट क्लॉज को जानने के लिए। डिपेंडेंट क्लॉज यूजुअली बिगिंस विथ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन। देखो जहाँ पर एक डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट होता है, आइदर उसके स्टार्टिंग में एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होना चाहिए और एक रिलेटिव प्रोनाउन होना चाहिए। अगर ये दो, अगर इसमें से जो भी वर्ड्स है अगर इसमें दोनों में से है, देन रिमेंबर इट इज़ ए डिपेंडेंट क्लॉज। देखो रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या है, दैट, हु, विच, वेयर, whom, what, when, एक्सेट्रा, बहुत सारा है। आई एम जस्ट रिटन दिस मच ओनली। देखो रिलेटिव प्रोनाउन का काम क्या, एक रिलेशन बताता है। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू में आपको समझाऊंगी। बिफोर दैट जस्ट गो थ्रू दिस वन। एक रिलेशन बताता है, ठीक है। कम टू सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसमें एक रीजन बताता है। रीजन बताता है मतलब एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज के बीच में एक रीजन जब बताता है, दैट विल कम अंडर द सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें क्या क्या आएगा, आफ्टर, ऑल्दो, आज, आज इफ, बिकॉज, डिस्पाइट, इवन इफ, इवन दो, सिंस, दो, सो दैट, और भी बहुत सारा है, मैं बस इतना मेंशन की हूँ। कम टू द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में जस्ट उससे पहले भी बताई आपको, जब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है एक सेंटेंस में, रिमेंबर उसको हम लोग एक्सक्लूड करके सेंटेंस को एनालाइज करते हैं, उसको इंक्लूड करके नहीं करते। जैसे आई लाइक टी एंड सी लाइक्स कॉफ़ी, दोनों इंडिपेंडेंट है, तो जो एंड होता है उसको एक्सक्लूड करेंगे तभी हम लोग को दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हम लोग को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, इस दोनों में ऑलवेज हमको डिपेंडेंट क्लॉज मिलता है। आई विल राइट दिस वन फॉर यू। इसमें क्या है, हम लोग का ऑलवेज एक डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा, एंड इसमें भी वही है कि डिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा, बट इसमें ऑलवेज हम लोग को इंडिपेंडेंट प्लस इंडिपेंडेंट ही क्लॉज मिलेगा। देखो इसको रिमेंबर करने का इजी वे, फैन बॉयज, एफ फॉर हो गया फॉर, ए फॉर एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। जहाँ जहाँ ये वर्ड होगा, रिमेंबर इट विल कम द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसमें ऑलवेज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज का ही कॉम्बिनेशन होगा। कम टू द एग्जाम्पल्स हियर। देखो ही हैज ए चेन विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड। देखो विच, उसके पास एक चेन है जो सोना का है। जो सोना का है मतलब क्या, विच एक आ गया हम लोग का रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेशन बता रहा है, चेन के बारे में बता रहा है जो एक सोने का है, रिलेशन बता रहा है, सो इट विल कम अंडर द रिलेटिव। रिलेशन बताया, रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए कम टू सेकेंड एग्जाम्पल, द किड्स गॉट बोर्ड सो दे वेंट टू द पार्क। अब ये देखिए सो क्या होता है हम लोग का, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आज आई सेड, इसमें ऑलवेज इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज का ही कॉम्बिनेशन होता है। देखो द किड्स गॉट बोर्ड, बच्चे बोर हो गए, उसको एक्सक्लूड कर दिए, छोड़ दीजिए। दे वेंट टू द पार्क, वो लोग पार्क गए। दोनों समझ में आया, कोई किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। तो रिमेंबर इसमें ऑलवेज हम लोग का इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज का ही कॉम्बिनेशन होता है। और एक चीज़ हम बताना चाह रही हूँ, ये मैं आपको आगे टिप करके लिख के दे दूँगी। क्या है, जहाँ हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यूज करते हैं, ऑलवेज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले हम लोग कॉमा यूज करते हैं। रिमेंबर ऑलवेज कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले ही हम लोग कॉमा यूज करते हैं। कम टू द थर्ड एग्जाम्पल, दो ही वॉज टायर्ड ही अग्री टू हेल्प मी आउट। देखो दो क्या हो गया हम लोग का, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है जो एक रीजन बता रहा है। तो रीजन बता रहा है मतलब क्या,
ऑलवेज एक डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज का ही कम्बिनेशन है। तो ये हो गया दो ही वॉज टायर्ड, यदियो वो टायर्ड हो गया था बट ही अग्रीड टू हेल्प मी, ही अग्रीड टू हेल्प मी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जहाँ हम लोग का स्टार्टिंग हो रहा है सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से, वो हो गया हम लोग का डिपेंडेंट क्लॉज। और वन थिंग रिमेंबर, जहाँ हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन या स्टार्ट करते हैं, अगर स्टार्टिंग में ये वर्ड यूज होता है या स्टार्टिंग में डिपेंडेंट क्लॉज यूज होता है, देन डिपेंडेंट क्लॉज एंड होते ही हम लोग कॉमा यूज करते हैं, उसके बाद इंडिपेंडेंट क्लॉज हम लोग स्टार्ट करते हैं। बट अगर हम ऐसे लिखेंगे ही अग्रीड टू हेल्प मी आउट दो ही वॉज टायर्ड, अगर हम लोग सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को बीच में लिखते हैं, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पुटिंग कॉमा इन ए सेंटेंस। रिमेंबर डिफरेंस क्या क्या, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कॉमा कहाँ लगता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से पहले कॉमा लगता है। इन केस ऑफ सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कहाँ लगता है, जहाँ डिपेंडेंट क्लॉज कंप्लीट हुआ उसके बाद ही हम लोग कॉमा यूज करते हैं। बट इफ डिपेंडेंट क्लॉज इंडिपेंडेंट के बाद आता है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पुटिंग कॉमा इन ए सेंटेंस। विल गो टू द टिप्स ऑफ दिस वन कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कैसे यूज करते हैं, जस्ट टेक ए स्नैपशॉट ऑफ इट। इससे पहले जो मैं एग्जाम्पल दी उसको बस टिप की तरह मैं यहाँ लिख दी हूँ। देखिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है, इट ऑलवेज कंबाइंस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो टू इंडिपेंडेंट क्लॉज को कंबाइन करने के लिए हम लोग कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। और कॉमा कहाँ यूज करते हैं, जस्ट बिफोर द कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। क्या, जैसे फॉर से पहले, अगर यहाँ फॉर लिखते हैं उससे पहले, अगर एंड लिखते हैं उससे पहले हम लोग यूज करते हैं। कम टू द सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में क्या होता है, तो इसमें बस दो ही चीज़ें याद रखने के लिए, अगर आपका सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके अगर हम लोग सेंटेंस बना रहे हैं, इफ़ दैट विल कम इन द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस, देन कॉमा हम लोग कहाँ यूज करते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज के बाद। इफ appears in the beginning of a complex sentence, the comma is used after the dependent clause. After the dependent clause, dependent clause यहाँ start हुआ, यहाँ complete हुआ, after the dependent clause you are using the comma. बट अगर डिपेंडेंट क्लॉज हम लोग का बाद में आता है, देखो यहाँ जो सेंटेंस है सेम सेंटेंस है, बट आई हैव रिटन दिस वे, ही अग्रीड टू हेल्प मी आउट दो ही वॉज टायर्ड। दो जहाँ स्टार्टिंग है डिपेंडेंट क्लॉज है, जब डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस का इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद आता है, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ पुटिंग कॉमा इन ए सेंटेंस। ओके, विथ दिस द टॉपिक ऑफ फ्रीज एंड द क्लॉज इज कम्प्लीटेड। हाँ, इसका बहुत सारा मतलब आगे भी अब जब हम लोग पढ़ेंगे उसमें फ्रीज का बहुत पार्ट्स है, क्लॉज का भी बहुत सारा पार्ट्स है। तो आई थिंक बेटर वी स्टिक टू द सिलेबस ऑफ द रेन एंड मार्टिन। जब मैं उसको पढ़ाऊँगी प्रॉपरली तब आपको ये समझ में आएगा। सो विद दिस, थैंक यू, बाय बाय।